तो हम बात करते हैं कि कब एक ऑडिटर को जो है अपने पिछले ऑडिटर से बात करना चाहिए, यानी कि कब एक ऑडिटर को अगर कोई वो पिछला ऑडिट यानी अगर किसी और ने किया है और उस ऑडिट को हमारा ऑडिटर अब ले रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ को बताता कौन है? तो इस चीज़ को बताता है हमारे सीए का क्लॉज नंबर 8 और ये क्लॉज है पार्ट नंबर 1 का। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका पार्ट है क्या है नहीं है, हमें तो सिर्फ इसके अंदर की थ्योरी देखनी है कि ये क्या बोलता है। भाई अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए 20 to 30 मिनट्स हमारे आराम से चले जाएंगे अगर हम इसको केवल रिवाइज करना चाहें, और फिर अगर इसको समझना है तो नियर अबाउट 1 आवर। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम टाइम में इसको कर लें ताकि हम इसको रिवाइज जल्द से जल्द कर पाए। शुरू करते हैं। तो भाई कब बात करेगा एक ऑडिटर अपने पिछले ऑडिटर से? तो पहले हम देखते हैं कि इसका बेयर टेक्स्ट क्या कहता है। तो बेयर टेक्स्ट कहता है इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट प्रोफेशनल कर्टसी। प्रोफेशनल कर्टसी क्या होती है वो हम देखते हैं। इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट प्रोफेशनल कर्टसी अलोन, केवल और केवल प्रोफेशनल कर्टसी ही एक ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए, मेजर रीज़न किस चीज़ का, कि जो रिक्वायर करे कि हम कम्युनिकेट करें पिछले ऑडिटर से या पिछले अकाउंटेंट से। हम यहाँ पे वर्ड अकाउंटेंट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो पिछले अकाउंटेंट से हम बात करें, इसका एकमात्र रीज़न कर्टसी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो भाई फिर क्या रीज़न होना चाहिए? इसका रीज़न कि बात करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि अगर आप बात करोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, क्या पता करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी रीज़न्स पता करने की। किस चीज़ का रीज़न? तो भाई रीज़न इस चीज़ का कि ये जो ऑर्डर में चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, रीज़न फॉर चेंज इन ऑर्डर। अच्छा, अब मान लो कि चलो हमें पता भी चल गया कि क्यों चेंज हो रहा है, तो ये पता करके हम ऐसा क्या उखाड़ लेंगे? तो भाई आपको ये पता करके पता चल जाएगा कि आप सेफ गार्ड कर सकते हो किस चीज़ को? 2 चीज़ अपनी, 1 चीज़ बाहर वाले की। ठीक है, 2 चीज़ अपनी, 1 चीज़ बाहर वाले की। अपनी यानी ओन इंटरेस्ट, ठीक है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट। वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट। कौन सा वर्ड है? इंडिपेंडेंस। ये तो याद रह जाएगा, लेकिन इसमें जो ट्रिकी वर्ड है वो है एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट। अपना तो इंटरेस्ट देखना है, प्यूपिल का भी इंटरेस्ट देखना है, लेकिन इंडिपेंडेंस किसकी चेक करनी है? पिछले ऑडिटर की, क्योंकि ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए, तो ये उसके इंडिपेंडेंस का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो क्या क्या शुरुआत की थी हमने कि केवल प्रोफेशनल कर्टसी एक अकेली चीज़ नहीं होती कि वो अपने पिछले ऑडिटर से बात करे, तो नहीं होती तो फिर और क्या रीज़न होता है? तो रीज़न होता है कि ऐसी बात करने से उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो पता कर सके 3 चीज़। पहली चीज़ इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, दूसरा इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और तीसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट, यानी जो जा रहा है। ठीक, अब ये क्लॉज इसलिए नहीं आया है, दिस क्लॉज, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इट इज़ नॉट इंटेंडेड इन एनी वे, किसी भी तरह से इंटेंशन ये नहीं है कि आपको प्रिवेंट किया जाए या रोका जाए चेंज करने से। ठीक है, बल्कि इसका इंटेंशन तो बस एक है कि आपको पता चल जाए कि कहीं कोई प्रोफेशनल या अदर रीज़न तो नहीं है ना एक्सेप्ट करने के अपॉइंटमेंट को, यानी आपको। ठीक है, द वन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड और ऑलरेडी अपॉइंटेड शुड प्राइमरीली फाइंड आउट, ये उसका कर्तव्य बनता है कि उसको
प्राइमरीली फाइंड आउट करना चाहिए क्या, कि कोई प्रोफेशनल या अदर रीज़न तो नहीं है जिसके कारण उसको बाहर किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, तो ये पॉइंट तो हमारा पूरा हो गया। एक बार इसकी समरी ले लेते हैं। तो समरी कैसे होगी, प्रोफेशनल कर्टसी बोलूँगा मैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये याद करना है तो ये कुछ उसमें डिफरेंट होना चाहिए। तो भाई कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। अब शिष्टाचार का मतलब होता है एक नॉर्मल प्रोफेशनल डिसिप्लिन हम कह सकते हैं, जो हमें फॉलो करना चाहिए, राइट। इस वर्ड से मुझे एक बंदा याद आता है और वो है ये कौन है, सब जानते हैं इसको, ये है हमारा भिड़े। तो भिड़े हमेशा किसी को भी बोलता है बेशिष्ट, क्या बोलता है, बेशिष्ट, और ज़्यादातर वो बोलता है टप्पू को। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि प्रोफेशनल कर्टसी, कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ें। तो एक नॉर्मल समरी तो हमने लिए, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। ये एक्चुअली पैराग्राफ नंबर 2 है, हम उसको पॉइंट कह रहे हैं बस, ठीक। हम एग्जैक्ट वही वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट ने दी है, जो उसकी स्टडी मैट में है। हम कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट उसी हिसाब से चलेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट हमसे कहता है। नेक्स्ट चीज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एवरी क्लाइंट हैज़ इनहेरेंट राइट। क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट के पास होता है इनहेरेंट राइट, यानी वो राइट जो हमेशा से उपलब्ध है उसके पास। और वो राइट किस चीज़ का है, टू चूज़। ये तो उसके पास राइट है कि वो अपना अकाउंटेंट चूज़ कर सके, और साथ साथ वो अपना अकाउंटेंट चेंज भी कर सकता है, राइट। तो वो चूज़ भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। अच्छा, दोनों ही केस में उसको क्या फुलफिल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लायंस, ठीक है, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एवरी क्लाइंट हैज़ एन इनहेरेंट राइट। हर क्लाइंट के पास एक इनहेरेंट राइट है। क्लाइंट यानी जो पिछला ऑडिटर, जिस 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 जो बंदा अपने पिछले ऑडिटर को हटा रहा है वो क्लाइंट हुआ। तो क्लाइंट के पास एक इनहेरेंट राइट है किस चीज़ के लिए, वो चूज़ कर सकता है कि उसका अकाउंटेंट कौन होगा। अब वो किसी को भी तो चूज़ नहीं कर सकता है। जैसे कंपनी लॉ में भी हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं कि जिनके फुलफिलमेंट के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये एलिजिबल है। तो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। लिमिटेड कंपनीज में भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, और वो चेंज भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ करने के लिए उसके जो रीजंस हैं वो गुड हों, ठीक है। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है, वेदर और नॉट द रीज़न विच हैड इम्पेल्ड हिम, यानी उसको जिसने इम्पेल किया है टू डू सो, यानी जिस भी रीज़न से वो ऐसा कर रहा है वो रीजंस गुड और वैलिड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बाकी फ़िलहाल हम ये याद रखते हैं कि गुड और वैलिड रीज़न ना भी रहे, उसकी इच्छा है और वो स्टैट्यूटरीली पॉसिबल है तो वो चेंज कर सकता है। द चेंज नॉर्मली ऑकर्स, नॉर्मली कब चेंज होता है। अच्छा, पहले हमने देखा कि हाँ भाई चेंज वो कर सकता है, उसका राइट है, वो चूज़ कर सकता है, ये भी उसका राइट है, और चेंज वो जब चाहे कर सकता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर सकता है। अच्छा, अब ये पैराग्राफ क्या बताएगा कि भाई चेंज होता है तो क्यों होता है। तो चेंज, सबसे पहला रीज़न जो है चेंज होने का वो ये है कि भाई क्लाइंट जो है अपना बिजनेस की प्लेस चेंज कर दे। तो पहला रीज़न क्या है, चेंज ऑफ वेन्यू। दूसरा, अब भाई आप लोकल अकाउंटेंट को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे अगर आप चेंज कर रहे हो अपनी लोकेशन, तो लोकल अकाउंटेंट इज़ प्रेफर्ड इन दिस केस, क्या, जब आप वेन्यू को चेंज कर रहे हो। तो नेक्स्ट चीज़, हो सकता है कि भाई आप एक कोई पार्टनर हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई पार्टनर हो जो क्लाइंट के अफेयर से डील करता हो। यानी मेरी एक फर्म है, ठीक है, मैं उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मेरी फर्म में से जो मेरा एक पार्टनर है वो मेरे फर्म को छोड़ के चला जाए, तो भाई क्लाइंट तो आपकी फर्म में कई बार केवल पार्टनर के नाम पे आते हैं। तो अगर वो पार्टनर चला जाए
या उसकी डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो भी वो आप कह सकते हो कि चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि टेम्परामेंट के क्लैश हो जाते हैं। ठीक है, किसका क्लैश होता है? टेम्परामेंट का। तो टेम्परामेंट का अगर क्लैश हो रहा है तो भी, और क्लाइंट हैज़ सम गुड रीजंस, आखिरी चीज़, कुछ गुड रीजंस है उसके, किस चीज़ के लिए? टू बी डिससेटिस्फाइड, यानी उसके डिससेटिस्फैक्शन के लिए उसके पास गुड रीजंस हैं। तो ये केसेस हुए। तो भाई कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े? देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा क्या? वेन्यू चेंज हो जाए। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, पार्टनर जो पहले था अपना रहे। तीसरा, क्लैश। ठीक है, और क्लैश किस चीज़ का हो? क्लैश हो टेम्परामेंट का। और आखिरी, गुड रीजंस। राइट, उसके पास कुछ गुड रीजंस हो कि वो छोड़ना चाहे। इतना ही देखेगा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका क्या? तो इसका ये कि इन सच केसेस द रिटायरिंग ऑडिटर शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द सिचुएशन विद गुड ग्रेस। उसको अच्छे ग्रेस के साथ इस सिचुएशन को ले लेना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है। तो पहला, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमने पहले पॉइंट में क्या देखा था? हमने देखा था कि भाई प्रोफेशनल कर्टजी, जो हमने पॉइंट का नाम रखे थे कि भाई प्रोफेशनल कर्टजी केवल रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो अपने पिछले ऑडिटर से बात करे। ठीक है, तो फिर अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसको क्यों कम्युनिकेट करना है? तो उसको कम्युनिकेट इसलिए करना है ताकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए रीज़न पता करने की कि चेंज क्यों हुआ है। ठीक है, और ऐसा पता करके उसको क्या मिल जाएगा? तो भाई साहब उसको मिल जाएगी 2 चीज़ें। सबसे पहली, वो सेफगार्ड कर सकता है इंटरेस्ट को। किसके किसके इंटरेस्ट को? खुद के इंटरेस्ट को और पब्लिक के इंटरेस्ट को, और इंडिपेंडेंस को बचा सकता है किसकी? प्रीवियस ऑडिटर की। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, उसको पहले से पता चल जाए कि प्रोफेशनल या अदर रीज़न है क्या जिसकी तहत उसको इंगेजमेंट छोड़ देना चाहिए। अभी भी समय है बेटा, बच ले। याद करने के लिए हमने याद किए थे भिड़े भाई को इसलिए याद किए थे क्योंकि कर्टजी का हिंदी मतलब होता है शिष्टाचार, और यही बोलता है बेशिष्ट बेशिष्ट। अब चलते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 3 पर। द एग्जिस्टेंस एज रिगार्ड्स टू फीस। कई बार क्या होता है कि भाई हो सकता है कि फीस ना देने या लेने पे हम ऑडिटर को चेंज कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट एज रिगार्ड्स द फीस। तो फीस की अगर डिस्प्यूट है तो क्या करना है? तो ये रूट कॉज हो सकता है ऑडिटर को चेंज करने का। ठीक, this would not constitute a valid professional reason on account of which an audit should not be accepted। थोड़ी अलग अलग सी बात है कि भाई अगर सामने वाले ने फीस नहीं दिया है तो आप ये रीज़न नहीं ले सकते हो कि अगर उसने फीस नहीं दिया तो अब मुझे ऑडिट नहीं करना चाहिए, यानी उसने पिछले वाले को नहीं दिया तो हो सकता है मुझे ना दे। हो सकता है कि पिछले ऑडिटर को जिसने नहीं दिया है वो ऑडिटर की गलती ना हो या क्लाइंट की गलती ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि पिछले वाले ऑडिटर को इसने पैसा नहीं दिया तो मुझे भी नहीं देगा। ये रीज़न नहीं हो सकता। हाउएवर इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, ये क्या होती है हम पढ़ेंगे।
अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फिट फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत है या फिर किसी भी अदर स्टैट्यूज के तहत है, यानी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, कोई भी एक्ट, हैविंग नॉट बीन पेड, और वो पे नहीं हुई है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ही शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। क्या लिखा है? ही नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। अच्छा, नॉट एक्सेप्ट तो मैं फिर भी मान लेता हूँ, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है भाई क्या? वो वर्ड है शुड। यानी यहाँ आपको साफ साफ बोल दिया है कि बेटा नहीं करना है, ना मानना ना। तो अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है तो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं है जब तक। अच्छा, तो क्या कभी नहीं करोगे? क्या नहीं भाई, कब तक नहीं करोगे? जब तक वो फीस पे नहीं हो जाती है। तो अगर अनडिस्प्यूटेड फीस का मामला है तो जब तक वो फीस पे नहीं होती है तब तक आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अदर ड्यूज की बात करें, अभी तो हमने अनडिस्प्यूटेड फीस की बात की, अब हम अदर ड्यूज की बात करते हैं। शुड इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, उसको अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहिए। किसको? इनकमिंग ऑडिटर को। इनकमिंग ऑडिटर शुड इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंस यूज हिज इन्फ्लुएंस इन फेवर ऑफ प्रीडिसेसर, यानी कि पिछले ऑडिटर के फेवर में उसको अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करना है। किसको? नए वाले ऑडिटर को। ठीक है। टू हैव द डिस्प्यूट ऑफ द फीस सेटल, कि भाई तुम फीस दे दो, तुम भी खुश मैं भी खुश, गुड इनफ। अब हमने दो चीज़ देखे थे कि कोई प्रोफेशनल या अदर रीजंस तो नहीं है, तो हम इतनी देर से बात कर रहे थे अदर रीज़न की। अब ये पैराग्राफ हमको बताएगा कि कोई प्रोफेशनल रीजंस तो नहीं है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट। क्या होते हैं प्रोफेशनल रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट? अच्छा, पहला, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 139 एंड 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ऐसा किस में लिखा है? हम अभी पढ़ रहे हैं क्लॉज 8 पार्ट 1, लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है कहाँ? क्लॉज 9 पार्ट 1। तो कुल मिला के अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है 139 से 140 तक, तो फिर आप उसको क्लॉज नंबर 9 में वो मिसकंडक्ट में चला जाएगा। तो जब वो वहाँ मिसकंडक्ट में जाएगा तो उसको मिसकंडक्ट ही माना जाएगा। तो यही कुछ रीजंस है, हो सकते हैं प्रोफेशनल रीज़न। तो अगर मैं इसको इतना ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग बनाऊँ तो सीधे सीधा अगर वो ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है, यानी 139 और 140 को चेक करने के बाद ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, ऑडिट की एलिजिबिलिटी सब चेक करने के बाद कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो ये एक प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है कि भाई उसको लगे कि इसमें कुछ दिक्कत है तो ना जाए। फिर नेक्स्ट प्रोफेशनल रीज़न क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। ठीक है, तो ये जो हम अभी पहले बात किए थे वो हो गई गलत भाई। ऑडिट फीस वाला जो चक्कर है ना, तो ऑडिट फीस तो भाई ये प्रोफेशनल रीज़न में ही आती है। तो नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अदर देन द सिक यूनिट्स। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर सिक यूनिट वाला केस है तो फिर चलेगा अगर ऑडिट फीस नहीं दी है तो, ठीक, अंडर कंपनीज एक्ट वेरियस अदर स्टैट्यूट्स। एंड तीसरा रीजन है इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट पिछले ऑडिटर ने अगर इशू किया है और उसके बाद इस कारण से उसको निकाल दिया गया कि भाई तूने क्वालिफाइड इशू किया था हमारे लिए रिपोर्ट, तो वो नहीं बनता भाई, वो गलत बात है, वो भी एक प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो पहले दो केस है ना, इसमें तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये तो सीधे सीधे चले जाएंगे किसमें? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि first two cases an auditor who accepts the audit would be guilty of misconduct, professional misconduct,
In this guidance, Council has explained the provision for audit fees in accounts signed by the auditee and the auditor along with other expenses. तो यहाँ पर अब वो हमें बताएगा कि भाई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस क्या होती है. तो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस वो होती है जो हमारी बैलेंस शीट में दिखती है, जो कि एक ऑडिटेड बैलेंस शीट है. अब क्योंकि ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसको दो लोग साइन करते हैं, ठीक है. कौन कौन? ऑडिटी भी साइन करता है और ऑडिटर भी साइन करता है, यानी हमारा क्लाइंट और हम दोनों मिलकर उसको साइन करते हैं. तो उस ऑडिट रिपोर्ट में जितनी भी ऑडिट फीस कोट है, सपोज 50,000 60,000, हालांकि इतनी नहीं होती है फिर भी एक एस्टिमेटेड इतनी, तो उसको तो दोनों ने साइन किए हैं. इसका मतलब है कि इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है. नहीं तो आप कैसे पता चल करोगे किस चीज़ में क्या डिस्प्यूट है. इसलिए अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का मतलब है कि वो ऑडिट फीस जो बैलेंस शीट में दिख रही है जिसमें दोनों ने साइन किया है, चाहे वो ऑडिटर हो या वो ऑडिटी हो. और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो कि ऑडिटर ने इनकर किए हो, है ना, इन कनेक्शन विथ ऑडिट. इसको कहोगे आप क्या? और अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस. अब बात आती है कि सिक यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये दो ही वर्ड थे जो हमें नहीं समझ में आए. तो सिक यूनिट वो होती है जिसका नेट जो 5 साल से, यानी शेल मीन अ यूनिट रजिस्टर्ड फॉर नॉट लाइक, यानी 5 साल से ज़्यादा तक वो रजिस्टर हुई हो और किसी भी साल के अंत में उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी जो टोटल लॉसेस हैं वो उसकी नेटवर्थ से भी ज़्यादा हो जाए, यानी नेटवर्थ से भी ज़्यादा अगर उसके प्रॉफिट्स हो जाए, लॉसेस हो जाए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो वो कहलाएगी सिक यूनिट. ठीक. और सिक यूनिट के केस में हमने कहा था कि भाई अगर नहीं भी है तो चलता है. अब बात आती, ये तो पहले दो की हो गई. यहाँ पर कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा हमारे पास. अब लेकिन हम बात करने वाले ये आखिरी पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाले ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया और ऑडिटर ने बोला और क्लाइंट ने बोला कि चलो अब हम ऑडिटर बदल लेते हैं क्योंकि तुम दे रहे हो क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन. तो ये तो बड़ा ग्रेव सिचुएशन है. चलो देखते हैं इसमें क्या होता है. तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, इन द लास्ट केस हाउएवर, आखिरी केस में, ही में एक्सेप्ट द ऑडिट, वो एक्सेप्ट कर सकता है. कौन? आने वाला एक्सेप्ट कर सकता है. ही में, शुड नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ही मे एक्सेप्ट द ऑडिट इफ ही इज सेटिस्फाइड. किस बात से सेटिस्फाइड है? कि जो पिछले ऑडिटर का एटीट्यूड था ना, जो रिटायर हुआ है, वो प्रॉपर नहीं था. कैसा नहीं था? वॉज नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड. इसका एटीट्यूड प्रॉपर और जस्टिफाइड नहीं था. किसका? पिछले ऑडिटर का. क्या नहीं था? नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड. और उसी के बनिस्बत अगर मान लो कि उसको लगता है कि रिटायरिंग ऑडिटर ने जो भी ओपिनियन दिया है वो गुड और वैलिड रीजंस थे, तो उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए. पहले केस में अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है, देखो यहाँ पर वर्ड्स का खेल देखो आप. यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट केस जो हम बात कर रहे हैं ना, वो लिखा है मे. ये मे किस चीज़ के लिए लिखा है? यानी यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है, आप ऐसा कह सकते हो. क्या है उसके पास? ऑप्शन. यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ले ही ले या नहीं कर ले, यानी उसके पास अभी ऑप्शन है. लेकिन जब अगले केस में आप आ रहे हो ना, जिस केस में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई जो पिछले ऑडिटर ने क्वालिफाई किया था उसके पास गुड एंड वैलिड रीज़न थे, तो उस केस में वर्ड क्या यूज़ हुआ है? ही शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, यानी उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये समझ आया होगा. यानी सिंपल बात अगर मैं करूँ तो अगर पिछले वाले उस नए ऑडिटर को लगता है कि
पिछला ऑडिटर का एटीट्यूड ठीक नहीं था, प्रॉपर और जस्टिफाइड नहीं था, तो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो ले भी सकता है एंगेजमेंट और नहीं भी ले सकता। लेकिन यदि उसे लगता है कि भाई उसके पास तो गुड और वैलिड रीज़न था, तो फिर उसको तो एक्सेप्ट ही करना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको रिफ्यूज़ ही करना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा है, देयर इज़ नो रूल। अब ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि ना तो रिटर्न में है ना तो अनरिटर्न में है जो कि प्रिवेंट कर दे ऑडिटर को फ्रॉम एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट, है ना। कि भाई ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि भाई हो सकता है कि वो, आप इस चीज़ को प्रूफ कैसे करोगे? जैसे उसने बोला कि भाई हम उसको इसलिए नहीं निकाल रहे कि उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, ये कहीं लिखा थोड़ी रहेगा, बस उसके मन में तो चल रहा है, तो आप किसी का मन तो नहीं कर सकते, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। However, before accepting the audit, he should ascertain the full facts. उसको हमेशा क्या पता करने चाहिए? फुल फैक्ट्स। उसको हमेशा फुल फैक्ट्स पता कर लेने चाहिए जब भी वो एक एंगेजमेंट करने जा रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छे से कोट किया गया है। फॉर नथिंग विल ब्रिंग प्रोफेशन टू अ डिसरिप्यूट, यानी इससे ज़्यादा प्रोफेशन की कोई बेइज्जती नहीं होगी अगर लोगों को ये लगने लगे कि ये तो बहुत आसान है कि हम किसी भी ऑडिटर को निकाल दें और उसकी जगह नया रख लें अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है तो ये तो मैंने हिंदी में बताया। अब एग्ज़ाम में तो हिंदी लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर नथिंग विल ब्रिंग द प्रोफेशन, यानी हमारा जो प्रोफेशन है उसको इससे ज़्यादा कोई डिसरेप्यूट नहीं होगी यदि लोगों को ये नॉलेज हो जाए, नॉलेज अमॉन्ग्स द पब्लिक को ये नॉलेज हो जाए कि अगर मेरा ऑडिटर मुझे इनकन्वीनियंट लगता है, यानी मेरे लिए वो इनकन्वीनियंट है, यानी मेरे लिए कोई चीज़ इनकन्वीनियंट क्यों होगी? अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो अगर मेरी कोई गड़बड़ चीज़ भी है और उसको रेटिफाई नहीं कर रहा है तो वो मेरे लिए इनकन्वीनियंस हो जाएगी। तो अगर वो चीज़ मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, ठीक है, तो मैं उसको आसानी से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, और इससे मेरा क्लाइंट भी दुखी नहीं होगा जो नया वाला आ रहा है उससे। तो ये चीज़ सबसे बुरी है, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट कैन नॉट बी टू ओवर एम्फेसाइज, है ना, मतलब ये चीज़ लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं फैल जानी चाहिए। इसलिए कोई भी ऑडिटर एक्सेप्ट करने से पहले ये चीज़ों को चेक करे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप आए और उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसरेप्यूट होगा है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कि आप तो किसी भी ऑडिटर को जब मन चाहे निकाल दिया, अगर उसने आपके हिसाब से डिसीजन नहीं लिया तो। नेक्स्ट, अभी हमने 3-4 चीज़ें पढ़े थे, एक बार फिर से ऊपर रह जाते हैं। पहली चीज़ तो हमने यही पढ़े थे, बीड़े भाई वाली, जो बोलती थी क्या कि भैया प्रोफेशनल कर्टसी केवल एक रीज़न नहीं है कि आप सामने वाले से बात ना करें, तो इसमें बहुत चीज़ें थी, अब बार बार नहीं पढ़ते। दूसरी चीज़ हमने पढ़े थे कि भैया उसके पास एक होता है इनहेरेंट राइट कि वो चूज़ कर सकता है, अपने ऑडिटर को सिलेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के हिसाब से होना चाहिए, राइट। अच्छा, चेंज क्यों होता है ये भी उसी पैराग्राफ में था। तो भाई चेंज होता है क्यों? तो पहली चीज़ है वेन्यू में चेंज हो सकता है, दूसरी चीज़ है भाई कि जो पार्टनर है वो चला जाए, और तीसरी चीज़ है टेम्परामेंट क्लैश, चौथी चीज़ है गुड रीज़न। फिर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आता है फीस से रिलेटेड वाला। तो अगर फीस रूट कॉज है तो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है तो भाई नहीं, फिर तो आपको नहीं करना है एक्सेप्ट। लेकिन अगर कोई और है तो आपको अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसको मनाने की कोशिश करना और फीस को पेमेंट कर देना है। और उसके बाद आता है कि कौन से प्रोफेशनल रीज़न होते हैं। तो एक रीज़न है 139, 140, दूसरा रीज़न है कि भाई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, और तीसरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल है जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट। उसके बाद 2 पैराग्राफ में हमने केवल ये पढ़े कि भाई ये 2 रीज़न का क्या है,
और एक आखिरी रीज़न का क्या है। अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ में, वे प्रीवियस ऑडिटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट। अब भाई ये तो भाई साहब उसको पेमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है पेमेंट के लिए, तो अब क्या करें। तो इस केस में उसको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है, किसको, क्लाइंट को, है ना। यानी अच्छा ये अगर अब हम नए ज़माने की बात करें तो फेयर प्रीवियस ऑडिटर इज़ नॉट अवेलेबल एक्सेप्टिंग द पेमेंट एंड इट इज़ नॉट अदरवाइज पॉसिबल टू ट्रांसफर द पेमेंट। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आज कोई अवेलेबल ना हो तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो एक्सेप्शनल केसेस में अगर ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्टेड नहीं है तो क्या करें, तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि अमाउंट इक्विवेलेंट टू अनडिस्प्यूटेड फीस होगा और फिर वो ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है आफ्टर वेरीफाइंग द सेम। ठीक, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, जो भी आने वाला ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है। तो क्या ड्यूटी है, टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस एट अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो कभी भी नहीं, जल्द से जल्द करना है, राइट। ऐसा नहीं कि आपका जब मन कर रहा है भाई अब तो तब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जल्द से जल्द उस फीस को एक्सेप्ट करना है। व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसीजर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसा पूछा है वाले पैराग्राफ में, व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसीजर टू अडॉप्ट व्हेन अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट यानी जो होने वाला संभावित क्लाइंट, वो आपसे बोलता है कि उसको ऑडिटर को चेंज करना है, तो आप क्या लोगे डिसीजन। तो भाई इसको ना मैं कोई क्वेश्चन आंसर की तरह ना देख के इसको याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा है इसका आंसर, देयर बीइंग 2 persons इन्वॉल्व। वहाँ पर कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं सर, 2 पर्सन। पहला कंपनी और दूसरा ओल्ड ऑडिटर, है ना। तो फॉर्मर शुड बी आस्क्ड वेदर द रिटायरिंग ऑडिटर हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन टू चेंज। तो फॉर्मर यानी कंपनी, तो हमें किससे बात करनी है, हमें कंपनी से पूछना है कि क्या आपने पिछले ऑडिटर को बता दिया है कि आपका इंटेंशन है उसको चेंज करने का। अब वो बोलती है कि हाँ हमने बता दिया है, तो फिर अब हमको क्या करना है, चलो एक्सेप्ट कर। नहीं, अगर उसने ऐसा बोल दिया ना कि हाँ ठीक है भाई हमने तो बता दिया है, अब आपको उनसे कंफर्म करना है कि क्या क्या भाई उनने बताया कि नहीं बताया। तो क्या लिखा है, इफ़ द आंसर इज एन अफर्मेटिव, उसने बोला कि हाँ हमने बता दिए, तो कम्युनिकेशन शुड बी एड्रेस टू द रिटायरिंग ऑडिटर। अब जब आप जाके ऑडिटर से पूछो, लेकिन अगर ऐसा पता चलता है कि हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन ऐसा पता चला कि भाई उसको तो बताया है ही नहीं, तो फिर क्लाइंट इज़ नॉट विलिंग टू मेक फर्स्ट मूव, और ऊपर से क्लाइंट बोल रहा है कि भाई हम तो नहीं जाएंगे उसको बताने, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा नेसेसरी टू आस्क हिम फॉर द रीज़न। अब हम उससे पूछेंगे भाई क्यों नहीं जा रहे, तो फॉर द प्रपोज चेंज, क्यों नहीं उनको बोल रहा हो। तो अगर फिर उसके बाद भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, जब आपने उससे पूछे कि भाई आप क्यों नहीं बता रहे हो, तो फिर अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, ना एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, क्या होगी, एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होगी कि भाई नॉट टू एक्सेप्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ शुड में नहीं यूज़ हुआ, यहाँ क्या हुआ है, हेल्दी प्रैक्टिस। वर्ड क्या यूज़ हुआ है, हेल्दी प्रैक्टिस। तो इस केस में एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, उस एंगेजमेंट को, है ना। आप बोलो कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा, हमको तो बात करनी चाहिए, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आप नहीं करो। ठीक है, इफ़ ही डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द ऑडिट, अगर उसने बोला कि हाँ ये ऑडिट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अब ये उस ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस रिटायरिंग ऑडिटर को बता दे। ही शुड एड्रेस द कम्युनिकेशन टू द रिटायरिंग ऑडिटर। तो क्या बोला भाई इस पूरे पैराग्राफ में, उसने सीधे सीधे पूछा कि क्या होता है जब कम्युनिकेशन लिया जाता है उस समय। तो उसने बोला कि भाई 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है कंपनी और दूसरा होता है ओल्ड ऑडिटर।
तो ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी है कंपनी की कि वो जाने वाले ऑडिटर को ये बताए क्या कि हमारा इंटेंशन है आपको चेंज करने का, है ना। अब अगर नए ऑडिटर को ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये सब हो चुका है, तो फिर वो पुराने से पूछेगा कि हाँ इनने पूछे थे कि नहीं। अब वो पुराने से पूछेगा कि भाई इसने तुमसे पूछा था कि नहीं, और वो बोलता है कि नहीं इनने नहीं पूछे, तो फिर इसको पता करना है कि भाई इनने क्यों नहीं पूछे। अब इनने अपना रीज़न देंगे कंपनी वाले कि भाई इनने इसलिए नहीं पूछे, हमने इसलिए नहीं बताया उसको। तो अब ये रीज़न या अगर वैलिड नहीं लगता है ऑडिटर को, तो उसको सीधे सीधे एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस होगी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑडिट। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि उसको लेना है ये एंगेजमेंट, तो उस केस में ऑडिटर को खुद अपने आप से जाके उससे बात कर लेना चाहिए नए पुराने ऑडिटर से। तो एज स्टेटेड अर्लियर, द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकमिंग ऑडिटर इन कम्युनिकेटिंग विद द रिटायरिंग ऑडिटर इज टू ascertain whether from him whether there are any circumstances which warrant him not to accept the appointment। भाई ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसको नहीं करना चाहिए। इतने दिन से जो हम इतनी देर से पंचायत कर रहे हैं, उसका मेन क्लॉज क्या है कि ऐसा कुछ तो नहीं कि एक्सेप्ट ना किया जाए एंगेजमेंट। ठीक, एक एग्जांपल है वेदर the previous auditor has been changed on account of having qualified his report, जो हमने ऊपर पढ़ा, और had expressed a wish not to continue on account of something inherently wrong with the administration of the business। यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेवली रॉन्ग है उनके मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इस केस में उसने अगर प्रीवियस ऑडिटर ने नहीं लिया है एंगेजमेंट, तो रिटायरिंग ऑडिटर में इवन आई आउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट, यानी वो ये कंडीशन भी आपको बता सकता है कि जिससे उसने उसको क्वालिफाई किया। इन ऑल दिस केसेस इट वुड बी एसेंशियल फॉर द इनकमिंग ऑडिटर टू केयरफुली कंसिडर द फैक्ट्स बिफोर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट। ही मस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट the information while discharging his duties and responsibilities। ठीक है, समटाइम्स कई बार क्या होता है कि भाई ये जो जाने वाला जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना, ये क्या होता है भाई, इसको लगता है हर्ट, यानी हर्ट हो जाता है कि यार अब मेरे पास से एक क्लाइंट चला गया। तो ये जब हर्ट हो जाता है किस कारण से, चेंज के कारण से, तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता इनकमिंग ऑडिटर को। तो इस केस में बात ये हुई कि भाई ठीक है, आप may not create a deadlock, the auditor can appoint, शायद हम बहक है कहीं, चलो फिर से देखते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए कि भाई पिछला ऑडिटर जो जा रहा है वो हर्ट हो गया, तो अब वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो इस केस में हमको क्या करना है, एक रीजनेबल टाइम रिप्लाई के लिए रुक जाना है, उसके बाद नहीं तो हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब ये पैराग्राफ, अब हम इस तरफ चल रहे हैं कि भाई कब ऐसा माना जाएगा कि हाँ हमने कम्युनिकेट कर दिया। अभी तक हमने देखा कब करना है, करने से क्या मिलेगा, किसको करना है, कैसे करना है। अब ये पता चलेगा कि भाई कब माना जाएगा कि हाँ आपने कम्युनिकेट कर दिया। The council has taken a view that merry posting letter under certificate of posting, यानी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंदर अगर अपन ने उसको दे दिया है तो ये सफिशिएंट नहीं है। भाई इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें कोई सर्टिफिकेट दिया जाता होगा पोस्टिंग करने के लिए, बाकी मुझे पक्का नहीं मालूम। टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द रिटायरिंग ऑडिटर, merry posting of letter under certificate of posting is not sufficient to establish communication with the retiring auditor। जब तक कि कोई एविडेंस ना हो जो ये बताता हो, जब तक कि unless there is some evidence to show that letter has in fact reached the person communicated with, यानी जब तक ये पता ना चल जाए कि वो लेटर जिसको हमने कम्युनिकेट किए थे उस तक
पहुंचा है या नहीं, उसको रीच हुआ है या नहीं। अ चार्टेड अकाउंटेंट हु रिलाइज सोनली अपॉन लेटर पोस्टेड अंडर द सर्टिफिकेट इज डूइंग इट एट हिज ओन रिस्क। तो क्या बोला उसने भाई, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंतर्गत अगर आप कर रहे हो और ये नहीं पता कर रहे हो कि भाई ये उसको मिला या नहीं, तो ये आप अपनी रिस्क पर कर रहे हो। ठीक। The view taken by the council has been confirmed in a decision in Rajasthan High Court in J.S. Bhati versus the Council of ICAI and another। अब क्वेश्चन तो शायद इससे तो कुछ ना है, लेकिन हम इसके बाद जो भी व्यू है वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ से इसको याद करने की अगर कोशिश करें तो भाई इसमें एक पार्टी तो बड़ी सिंपल है, वो है ICAI एंड अनदर। ठीक, ये पार्टी तो हो गई। अब देखते हैं कि कहाँ कौन सी पार्टी है। तो भाई जो दूसरी है वो कहाँ की है। सबसे पहली बात, ये केस कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान में लोग क्या खाते हैं, दाल बाटी। ठीक है, तो ये केस कहाँ का है, जिसके नाम पे केस है उसका नाम भी तो भाटी है। तो ये तो बहुत आसान है याद करना। केस कहाँ का है, राजस्थान के हाई कोर्ट का। और किस कौन है उसमें, दूसरी पार्टी तो है हमारी ICAI और उसका काउंसिल, और मतलब ICAI का काउंसिल, और दूसरी पार्टी कौन है, भाटी। अब यहाँ तक तो हमने याद कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान का केस है, राजस्थान में लोग कहते हैं दाल बाटी, और इस केस का नाम भी है JS भाटी। क्या नाम है, JS भाटी। अब ये कैसे याद हो कि JS, तो ये तो अभी मुझे कुछ मिला नहीं है, तो इसके लिए हम बढ़ जाते हैं आगे। तो क्या बोला गया उस डिसीजन में, JS भाटी साहब के डिसीजन में, देखते हैं। मैरी ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इन माई ओपिनियन डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 8। क्या बोला, केवल एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ऑब्टेन कर लेना फुलफिल नहीं करता है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 8। ठीक, as the presumption under section 114 of evidence act that letter is in due course is reached the address cannot replace that positive degree of proof of delivery। जब तक proof of delivery नहीं है तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाना चाहिए। ठीक, ये लिखा है इस डिसीजन में। अब हम देखते हैं कि भाई पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी क्या होता है, कि हाँ भाई डिलीवरी हो गई है, इसका एविडेंस क्या क्या होता है। इन द ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग वुड इन नॉर्मल कोर्स प्रोवाइड सच एविडेंस। तो सबसे पहले आप लेटर कैसे भेज सकते हो, सबसे पहले आपने बोला कि भाई कम्युनिकेशन वाया लेटर, लेटर से आपने कम्युनिकेट किए, कैसे, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इस टाइप से। या फिर आप ले जाके अपने हाथों से दे दिए लेटर जिसमें रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, या फिर आपने ईमेल से दे दिए, ईमेल एड्रेस वो जो रजिस्टर्ड हो इंस्टीट्यूट से, या फिर उसका लास्ट नॉन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, या तो जो ईमेल एड्रेस उसने इंस्टीट्यूट में दिया या फिर उसका लास्ट नॉन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UDIN, जो कि हम UDIN पोर्टल से निकालते हैं। ठीक, इतना ही था कुछ। तो भाई 4 पॉइंट है, याद करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन बाय लेटर विथ रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऐसा लिखा होना चाहिए RAD, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और बाय हैंड या फिर ईमेल या फिर UDIN। तो इजी था। अब मान लो कि क्या होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट ऑफिसर रहते हैं यानी पोस्टमैन जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपके घर आते हैं। अब मान लो कि आपके घर में जो है ताला लगा है, तो अब उस केस में क्या होगा, जो भी वो पोस्टमैन है वो लिख देगा एक्नॉलेजमेंट में कि भाई उसमें लिखा है कि ऑफिस फाउंड लॉक। तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा,
कि ये डीम कर लिया जाएगा, बी डीम्ड एज हैविंग बीन डिलीवर्ड। इस केस में क्या है, ऐसा डीम मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये लेटर तो डिलीवर हो गया है, तो यहाँ किसी कोई मिसकंडक्ट वगैरह नहीं आएगा। अब नॉट फाउंड, अब हो सकता है कि भाई वो पोस्ट ऑफिसर को वो जगह ही नहीं मिली हो जहाँ पर वो जहाँ वो देने जा रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर उसको लगता है कि भाई ये ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस प्लेस पे जो प्लेस दी है, तो फिर उस केस में ये होगा कि लेटर तो मान लिया जाएगा डीम टू बी डिलीवर्ड, लेकिन उस रिटायरिंग ऑडिटर को एक मौका दिया जाएगा ये प्रूफ करने का कि वो असली में सर्व हुआ ही नहीं, वो असली में सर्व हुआ ही नहीं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस नॉन सर्विसिंग के लिए। तो पहले केस में अगर डोर लॉक है तो भैया आप फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी ये वही बात है कि जैसे अगर आपने ज्ञान लेने के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं तो फिर आपको कोई कितना भी ज्ञान दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी और ने आपके कान बंद किए हैं, अगर ज्ञान प्राप्ति के रास्ते नहीं है आपके पास या आपके पास रीज़न है बताने का कि हम क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्रूफ कर लो भाई कि ये मेरी गलती नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि भाई किसी भी तरह का अगर मान लो कि आप एक स्पेशल ऑडिट कर रहे हो इनकम टैक्स में, तो भी आपको कम्युनिकेट करना है। फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस इशू की है इंस्टीट्यूट ने, वो देखते हैं। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑडिट, हर काइंड ऑफ ऑडिट के हुए, जीएसटी ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, स्टेट ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, कंकरेंट ऑडिट हो या कोई भी और ऑडिट हो। मान लो कि किसी और ने ऑडिट किया है अदर प्रोफेशनल, तो भाई ये लोग से आप एनओसी तो नहीं लोगे। अच्छा मैंने एक चीज़ देखा आपने कि कहीं भी वर्ड एनओसी नहीं हो रहा है जो जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, ये बात एनओसी की हो रही है लेकिन ऐसा जिसमें अभी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ये होगा लेकिन फिलहाल नहीं हुआ है। अ कम्युनिकेशन इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट या रिपोर्ट वेयर द प्रीवियस ऑडिटर इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर कोई सीए है तो ये चीज़ क्या है, मैंडेटरी। ठीक, मतलब कि अगर कोई और ने ऑडिट किया है तो फिर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हेल्दी होगा कि आप ऐसा कर लो, ठीक है ना। मैंडेटरी नहीं है लेकिन हेल्दी तो है कि आप कम्युनिकेट करो। बस इतना ही बोला था उसने। आगे चलते हैं। लैक ऑफ टाइम इन एक्सेप्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि ये किसी भी टाइप के ऑडिट में है तो हर चाहे गवर्नमेंट ऑडिट में हो या कुछ भी हो उसको आपको पहले लेना है कम्युनिकेशन को, ठीक है। Communication with the previous auditor being a chartered accountant applies in uniform manner to audits of both government and non-government entities। चाहे गवर्नमेंट एंटिटी हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इफ़ द अपॉइंटमेंट इज मेड वेल इन टाइम, ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट वेल इन टाइम हो गई है इस चीज़ को इनेबल करने के लिए कि जो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है इस क्लॉज में उसको वो फुलफिल कर ले, तो सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कंप्लाइड विथ बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। तो ऑडिट चालू करने के पहले उसको सब कंप्लाइंस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो असाइनमेंट का टाइम गिवन होता है वो बहुत कम होता है और उसके पास समय नहीं हो सकता है कि वो वेट करे इतनी देर के लिए। तो अब उस केस में क्या होगा तो वो देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, if appointment is made well in time to enable the obligation cast under this act to be fulfilled, such obligation must be complied before accepting the audit। तो हम देख चुके। However, in case the time schedule given for the assignment is such that there is no time to wait, रुकने का समय नहीं है कि वो रिप्लाई करते बैठे, तो द इनकमिंग ऑडिटर में गिव अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या देगा वो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कि भाई ठीक है चलो अब तो मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं कंडीशनली तो एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, चलो आप मत लेना, है ना। मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस वो दे सकता है, लेकिन और अपना काम शुरू कर दे, गिव कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड कमेंस द वर्क विच नीड्स टू बी अटेंडेड टू
immediately after he has sent the communication to the previous auditor. In his acceptance letter he should make clear to the client. तो वो जो acceptance letter है उसमें उसको एक क्लाइंट को साफ साफ बता देना है कि भैया ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन पे है, ठीक है ना. हिस एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन. मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है ये अभी भी रुकी हुई है, सब्जेक्ट टू है, यानी कि ये अभी इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है प्रीवियस ऑडिटर का तो फिर इसका फाइनल डिसीजन वो उस डिसीजन को कंसिडर करने के बाद ही लेगा. तो भाई उसने साफ साफ उसको पहले ही बता दिया कि इसको गवर्नमेंट को, राइट. अब बढ़ते हैं आगे. अब कुछ डिसीजन है काउंसिल के, भाई मेरे को ये याद होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी तक पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमें याद हो जाए. तो हम इस समय तो अपना पूरा एफर्ट मारते हैं. अब एग्ज़ाम के टाइम में आइए याद होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, ठीक है. ईश्वर से कामना है कि सर ये याद रह जाए, क्योंकि हम तो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, जो कर सकते हैं हम वो करेंगे. लेकिन ये केस लॉ इनके नाम अगर हम लिख के आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिख के आए तो ठीक है, थोड़ा डरेंगे रिजल्ट के डर, कोशिश करेंगे कि लिखें. लेकिन अभी हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं कि भाई हम याद कर लेंगे इसमें क्या लिखा है. तो पहला, अ चार्टेड अकाउंटेंट सेंट अ रजिस्टर्ड लेटर. एक चार्टेड अकाउंट ने एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा किसको, प्रीवियस ऑडिटर को. आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट बाय हिम, मतलब उसने ठीक है दे तो दिया उसने रजिस्टर जो भी है, लेकिन वो दिया कब, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट बाय हिम. तो ऑफकोर्स उसको गिल्टी होना चाहिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, ठीक है. ये एक केस था. अब भाई इसको समझना तो कोई मुश्किल नहीं था कि हाँ अगर पुराने से नए मतलब ऑडिट शुरू होने के बाद अगर आप अपना ऑडिट कमेंसमेंट के बाद अगर आप रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हो तो वो फिर एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है. तो उसमें मिसकंडक्ट ही माना जाएगा. किसके भी इसका केस है, तो भाई साहब ये केस है राधे श्याम. क्या नाम है इनका, राधे श्याम वर्सेस KS दुबे. और केस कब का है, 1974. एक बार और नाम पढ़ लेते हैं, नाम बड़ा अच्छा है, भगवान का नाम है, राधे श्याम, ठीक, वर्सेस दुबे जी हैं. अब दुबे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इस केस में दुबे हैं KS दुबे. तो दोनों के नाम आखिरी में S से ख़त्म हो रहे हैं, RS और KS दुबे. अब इसको याद करने के लिए भाई ये फ़ोटो हम देखते हैं, ये है हमारे कौन, सभी जानते हैं भाई, ये तो है अपना राधे श्याम. काफ़ी फ्लॉप मूवी, काफ़ी फ्लॉप कहानी, लेकिन हमारी कहानी हिट हो जाए इनके चक्कर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब चलते क्लॉज द प्रोविज़न, मतलब अगला वाला जो हमारा केस लॉ है, एक और देखते. द प्रोविज़न ऑफ क्लॉज नंबर 8 रिक्वायरिंग अ कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर इज एब्सोल्यूट. यानी इसका मतलब होता है मैंडेटरी. और भाई ये जो मैं हिंदी के मतलब बता रहा हूँ ना, मैंने इंस्टीट्यूट के ही हिंदी वाले वर्जन से निकाले हैं. तो यहाँ पर उसका मतलब लिखा हुआ है कंपल्सरी. हिंदी में कंपल्सरी नहीं लिखा है, वो वर्ड जो भी था, लेकिन उसका मतलब होता है कंपल्सरी. तो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना तो कंपल्सरी है, और हर केस में कंपल्सरी है, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई और हो. ये वाला केस आया, और ये केस कब का था, 1988. अच्छा हम बार बार पिछला केस लेंगे और फिर ये वाला केस लेंगे. तो पिछला केस क्या था, पिछला केस था इस बारे में कि भाई साहब आपको कमेंसमेंट के बाद नहीं देना, लेटर कमेंसमेंट के पहले ही देना है. और दूसरा वाला ये है, और वो वाला केस था 1974 का, किसके बीच में था, तो राधे श्याम वर्सेस जो हमारा दूसरे थे वो आदमी वो थे KS दुबे, और केस था 1974 का. अब अगला केस आता है
Requiring a communication with the previous auditor is absolute and applicable even in respect of appointment by government agency and even in case where the member is aware that the previous auditor had been made aware of the appointment. इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें जो हम ऊपर ऊपर से एकदम से चल रहे हैं बारीकी से देखते हैं कि भाई चाहे वो अपॉइंटमेंट किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑडिट हो या कोई और केस का ऑडिट हो, और हो सकता है कि मेंबर को पता भी हो कि नया ऑडिटर आ गया है तो भी उसको पता करना है। इस केस में हमारे पास 2 नाम फिर से आ गए। केस है 1988 का, ठीक है, 1988, और लो कौन है? आरके वर्सेस आरके, ठीक, आरके वर्सेस आरके, और आरके से हमें याद होता है के आरके, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिटिक। तो आरके वर्सेस आरके, पहले आरके दूसरे आरके का नाम नहीं दिया है लेकिन पहले वाले का दिया हुआ है। पहले वाले का नाम है राजीव कुमार, राजीव कुमार वर्सेस आरके अग्रवाल। याद रह जाए तो भाई बहुत अच्छी बात, यदि याद नहीं रहा तो भाई एफर्ट तो पूरे मारे हैं। तो पहली पार्टी है राजीव कुमार वर्सेस आरके अग्रवाल 1988, और ऊपर वाला केस एस के दुबे वर्सेस के एस दुबे वर्सेस राधेश्याम 1974। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है। एक और, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन कंप्लाइड विद ओनली, ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि हमने कंप्लाई किया है ओनली। कब 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 कब? अगर वहाँ पर एविडेंस हो किस चीज़ का? कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर का। किस द्वारा हुआ है? रजिस्टर्ड क्लोज विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। इसके साथ एविडेंस हो तो मान लिया जाएगा। और देयर वॉज अ पॉजिटिव एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस हमने देखे थे, ईमेल, लेटर बाय हैंड, एक्नॉलेजमेंट, और क्या था, और क्या था, देख लेते हैं दोबारा, UDIN था, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आ गई है। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द मेंबर शुड बी फाउंड टू हैव कॉन्ट्रावीन दिस क्लॉज। अगर ऐसा नहीं है तो माना जाएगा कि बॉस तुमने किया है कॉन्ट्रावीन। इसकी 2 पार्टी, पहले पुरानी 2, एस के गुप्ता के एस दुबे वर्सेस राधेश्याम 1974। 1988 वाला था कौन सा? राजीव कुमार वर्सेस आर के अग्रवाल 1988। सॉरी। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज नंबर 8 of part 1 of first schedule can be considered to have been complied with only if, अगर एविडेंस है कि भैया कम्युनिकेशन RPAD से हुआ है, और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव एविडेंस है डिलीवरी का। अब इन एब्सेंस ऑफ बोथ, अगर दोनों की एब्सेंस है तो फिर वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द क्लॉज माना जाएगा। ये केस कब का है? फिर से 1988 का। 1988 के 2 केस आ गए। तो भाई ये किसके किसके बीच में? RM सिंघाई वर्सेस RV अग्रवाल, ठीक है यार, मुश्किल है इसको रखवाना। अब एक अगला केस आ रहा, वेयर अ चार्टेड अकाउंटेंट हैड कंडक्टेड टैक्स ऑडिट। उसने कंडक्ट किया है क्या? टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग विद द कंप्लेनेंट। उसने कंप्लेनेंट मतलब जिसके खिलाफ जो केस कर रहा है, और रिस्पोंडेंट यानी जिस रिस्पोंडेंट इसमें यूज़ नहीं हुआ है लेकिन रिस्पोंडेंट भी आने वाला है। तो रिस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जिसके खिलाफ केस किया गया है। कंप्लेनेंट यानी जिसने केस किया है, और रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ केस हुआ है। तो यहाँ क्या है? वेयर अ चार्टेड अकाउंटेंट हैड कंडक्टेड अ टैक्स ऑडिट ऑफ अ फर्म। उसने किसी फर्म का टैक्स ऑडिट किया है बिना पहले बताए किसको? जिसने कंप्लेंट किया है, मतलब प्रीवियस ऑडिटर नहीं किया होगा ऑफ कोर्स, who was the previous tax auditor of the said firm held that he was guilty under the clause।
इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके केस में देखो, ये केस है 1991 का, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। जी आपको पता ही है यार, अब मैं तो भूल गया, लेकिन जी भी है कुछ, तो वो वाला ईयर है 1991। इसका नाम क्या है, RI गल्लेदार। तो यहाँ देखो हमने एक गल्ला बना के रखा है, RI गल्लेदार। गल्ला मतलब जहाँ पर लोग रखते हैं अपना पैसा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। तो क्या नाम है उसका, एक पार्टी है VA पारिक वर्सेस RI गल्लेदार। तो गल्लेदार तो हमें याद रह जाएगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली। ये केस तो छोटा सा है, लेकिन इसका हमें बहुत अच्छी चीज़ पता चली। एक तो इसमें पहली बार वर्ड यूज़ होने वाला है NOC, जो हमें इस जितनी पंचायत हम इतनी देर से कर रहे हैं। चलो, द रिस्पोंडेंट हैड एक्सेप्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इस केस में क्या हुआ कि भाई जो रिस्पोंडेंट है, अभी मैंने बताया कि रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ केस हुआ है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया क्या, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट। किसका, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, यानी कंपनी नहीं है उसका, एक उसने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया बिना पहले कम्युनिकेट किए। किसके, राइटिंग में उसने कम्युनिकेट नहीं किया और ऑडिट ले लिया। अब क्या होगा, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रिस्पॉन्डेंट अडॉप्टेड अ वेरी कैजुअल अप्रोच। वर्ड याद रखना, कैजुअल अप्रोच, वेरी कैजुअल अप्रोच। क्या बोला गया भाई, इसने तो बड़ा कैजुअल अप्रोच यूज किया। ही हैज डन अ वेरी कैजुअल अप्रोच। जो कि ऑडिट लेने में यूज होता है, वो बहुत ही कैजुअल उसने यूज किया, तो उसको गिल्टी करार कर दिया गया। अच्छा, ये केस किसके बीच में है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये केस है पुनीत भाटिया वर्सेस अरविंद कुमार मुनका। तो आपको उसमें बस इतना याद रखना है, ये वर्ड क्या, साहब मुनका, केवल और केवल इतना। बाकी तो हम याद आपको करा देंगे। तो याद क्या रखना है, मुनका, ठीक। बाकी सब तो मैं याद करा दूंगा, लेकिन आपको मेहनत किस में करनी है, मुनका में। अब तो याद हो गया होगा भाई इतने बार बोलने के बाद। तो अब इसमें दो पार्टी कौन सी है, पुनीत भाटिया वर्सेस अरविंद कुमार मुनका। पुनीत से हमारे सुपरस्टार पुनीत, जिसने बिग बॉस से बाहर हुए, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वो वर्ड बोला था, ये कैजुअली गए थे बिग बॉस में, ठीक। इसलिए ये वर्ड इन पे भी फिट बैठता है। दूसरा भाटिया तो एक ही है, तमन्ना भाटिया। अरविंद जानते हैं यहाँ पे, इन्हीं के दोस्त कुमार विश्वास, ठीक। हाँ, ये याद करने में तो अब तो ये याद हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही है। तो क्या कौन कौन है, पुनीत सुपरस्टार, तमन्ना भाटिया, अरविंद केजरीवाल और हमारे दोस्त कुमार विश्वास। इतने लोग का हमको ध्यान रखना है। वेयर द रिस्पोंडेंट हैड फेल्ड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। पिछले वाले केस में नॉन कॉर्पोरेट था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। इस केस में क्या है, ऑफ अ कंपनी, एंड ही सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज। इसमें क्या हुआ कि जो रिस्पोंडेंट था, ठीक, वेयर द रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने फेल कर दिया क्या, कम्युनिकेट करना पिछले ऑडिटर से, बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक। और उसके बाद उसने सर्टिफाई कर दिया क्या, दो चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ों को, मतलब दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने सर्टिफिकेशन दिया एक ही लोन के बारे में, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन जो भी था, तो उसने एक कंपनी में तो क्या किया कि जो भी रिस्पोंडेंट ने ओपिनियन दिया था, मतलब जो
जो नया ऑडिटर है उसने जो ओपिनियन लिया वो लीगल ओपिनियन जो भी उसके कंप्लेनेंट ने दिया था उसके बेसिस पे ले लिया उसने डिसीजन। और दूसरे वाले में उसने क्या किया, इन केस ऑफ अनदर कंपनी उसी ट्रांजैक्शन के लिए उसने बोला कि भाई मेरी इनएबिलिटी है AS-28 में कि मैं ओपिनियन दे पाऊँ, उसने ओपिनियन नहीं दिया तो वो गिल्टी होगा। तो भाई एक ही ट्रांजैक्शन है कुल मिला के और उसी में आप दो ओपिनियन दे रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए उसको गिल्टी माना गया। वेयर अ चार्टेड अकाउंटेंट हैड कुरियर्ड द लेटर टू सीक NOC, अब आपने कुरियर से भेज दिया फॉर प्रीवियस ऑडिटर, लेकिन POD यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं दे पाए आप, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। और किसको दिखाना है, ये बोर्ड को। ठीक, इन केस, अब ये अगला केस है। अब इतने सारे नाम तो हमें याद नहीं होने वाले हैं तो हम छोड़ ही दिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। HN मोतीवाला वैसे नानालाल विशनजी परमार, हाँ ये तो भाई मुश्किल है। इन दिस केस द रिस्पोंडेंट डिड नॉट कम्युनिकेट, अब ये कोई एक नया केस है ये। इन दिस केस द रिस्पोंडेंट यानी जो जा रहा है वो, उसने कम्युनिकेट नहीं किया किससे, कंप्लेनेंट के। कंप्लेनेंट यानी जिसने कंप्लेंट किया है वो, उसने कंप्लेनेंट को नहीं बताया। और कंप्लेनेंट कौन था, जो प्रीवियस ऑडिटर था। द फैक्ट दैट द मैटर वॉज इम्प्लाइडली इन द नॉलेज ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि उसके वैसे तो इम्प्लाई ही करता था कि ये तो उसके नॉलेज में था ही, ठीक है ना। और ये उसके नॉलेज में कैसे आया, मिनट ऑफ मीटिंग हेल्ड बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड रिस्पोंडेंट, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में कभी कोई मीटिंग हुई और उस चीज़ को इन्होंने लिख के रख लिया, तो इससे डज नॉट एब्जॉल्व रिस्पोंडेंट फ्रॉम इंश्योरिंग कंप्लायंस। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप कंप्लायंस को पूरा ना करें, आपको इस केस में भी कंप्लायंस पूरा करना है, ठीक। द ओनस लाइज ऑन इनकमिंग ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर। ओनस यानी जिम्मेदारी। अब कुछ दो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, मिस्टर एक्स एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने एक्सेप्ट कर लिया एज अ टैक्स ऑडिटर। ओके, तो उसने बोला कि हाँ भाई तुम टैक्स ऑडिटर हो। एक फर्म के अंदर सेक्शन 44A भी तो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। एंड कमेंस टैक्स ऑडिट, और टैक्स ऑडिट भी शुरू कर दिया 2 दिन में ही, ठीक है ना। उसके अपॉइंटमेंट के 2 दिन में ही उसने टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया। सिंस द क्लाइंट वॉज इन अ हरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसने लेकिन क्या किया कि जब उसको उसकी मिस्टेक पता चल गई तो उसने बिफोर साइनिंग, राइट, उसने क्या किया, बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फिर उसने रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रीवियस ऑडिटर को बता दिया। तो अब मेरे तो ख्याल में गिल्टी होगा, लेकिन इसको वर्डिंग कैसे यूज़ किया ये देखते हैं। As per clause 8 part 1 of first schedule to Chartered Accountants Act 1949, Mr. X will be held guilty since he accepted the tax audit without first communicating with the previous auditor. Previous auditor से writing में communicate ना किए बिना उसने accept कर लिया। तो object of the incoming auditor communicating in writing with the retiring auditor। अब भाई तुम वो बोल रहे हो कि अच्छा, इसको अगर मैं एनालाइज करें तो हम क्या समझेंगे कि भाई उसने उससे जो नया ऑडिटर है उसने ये नहीं देखा कि भाई पिछले वाला से ये केस आया क्यों मेरे पास। उसने बोला कि भाई चलो अपन तो अभी काम पूरा कर लेते हैं और साइन करने के पहले मैं उससे ले लूँगा। यानी इसने कंप्लायंस पर जोर किस बात पे दिया, NOC की कंप्लायंस पे जोर दिया। जबकि हमारे पहले पैराग्राफ में हमको क्या बताया गया है कि ये केवल एक प्रोफेशनल कर्जी नहीं है कि आप लो NOC, बल्कि NOC लेने से आपका फ़ायदा है। तो आपका क्या फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो वही इस चीज़ में बहुत ही अच्छे लाइन में एलेबोरेट किया है
कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकमिंग ऑडिटर कम्युनिकेटिंग एंड राइटिंग विद द रिटायरिंग ऑडिटर इज टू असर्टेन वेदर, ये तो वो असर्टेन करना है कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे तो नहीं हैं जो वारंट करते हैं कि एक्सेप्ट ना किया जाए। इस आपके भलाई के लिए चीज़ है तो आप तो उसी की केवल कंप्लायंस को फॉलो करने में लगे हुए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द प्रीवियस ऑडिटर हैज़ बीन चेंज ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड द रिपोर्ट। अब भाई हो सकता है कि उसने पिछली रिपोर्ट क्वालिफाई किया था, इस कारण से वो आपके पास लेके यानी आपको भी क्वालिफाई ना करना देखा हो अगले साल, है ना। ये एक एग्जाम्पल है। या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इनहेरेंटली रॉन्ग समथिंग, inherently something is wrong with the administration. So the retiring auditor may even give out information regarding the condition of the accounts of the client or reason that impelled him to qualify his report under all circumstances। कोई भी circumstances हो, ये essential है इनकमिंग ऑडिटर के लिए। ओनस तो उस पर ही है इनकमिंग ऑडिटर कि वो केयरफुली कंसिडर करे all the facts before deciding whether or not he should accept the audit। ठीक, सिंपल सी बात, नो बस। एज अ मेथड ऑफ प्रोफेशनल courtesy and professional obligation, it is necessary for the new auditor appointed to communicate with such as their auditor। तो यहाँ पर उसको गिल्टी करार कर दिया गया। अगला और आखिरी, W, a chartered accountant, had sent letters under certificate of posting to previous auditor। केवल सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में दिया उसने, ये तो हमको सीधे सीधे क्लॉज 8 ने पहले ही बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द रिटायरिंग ऑडिटर unless there is some evidence to show that letter has in fact reached the person communicated with। A chartered accountant who relies solely upon is doing it at his own risk। अगर ये आपको वर्ड याद आ गया तो भाई आप पास हो जाओगे। Since the letters were sent by W to previous auditor informing him of his appointment as an auditor before commencement of the audit by him under certificate of posting is not sufficient to prove communication with the retiring auditor। In the opinion of the council, communication by letter sent, registered acknowledgement due or by hand against written acknowledgement is only the positive evidence। वही पॉजिटिव एविडेंस के बारे में हम तो इससे ज़्यादा लिख देंगे, यहाँ पर तो एक ग्लिम्स में बताया गया है। होप आपको अच्छा लगा होगा भाई, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि हमारा रिवीजन जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू।